हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस के आज के वीडियो में मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर का जो टेन्योर पीरियड था वो 1526 से लेकर 1857 तक का था। हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें किस किस शासक ने कब कब तक शासन किया, कितना टाइम तक किया, फिर उनके बाद हम उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो पहला शासक था वो था मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। इसका जो टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक का था। इसके बाद इसका बेटा आया हुमायूं। इसका जो टाइम पीरियड था ये 1530 से लेकर 1540 तक था। फिर इसे देश छोड़ के भागना पड़ा था, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। शेरशाह शुरू के कारण भागना पड़ा था, वो हम बताएंगे जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर ये दोबारा लौट के आया था 1555 में, और अगले साल इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बारे में बात करेंगे कैसे हुई थी। इसके बाद इसका बेटा आया था अकबर। अकबर ऐसा पहला शासक था जिसने 49 साल तक शासन किया। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से लेकर 1605 तक का था। इसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर को भी काफ़ी याद किया जाता है, इनने भी कई सारे काम किए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। 1605 से लेकर 1627 तक का ही शासनकाल है, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ था इनके शासनकाल में भी, तो वो डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद शाहजहाँ आए थे। इन्होंने तो काफ़ी कुछ किया है, उसके बारे में भी हम जानते ही हैं, फिर भी डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है तो वो हम पढ़ेंगे। 1628 से लेकर के 1658 तक इनका टेन्योर था। तो इसके बाद जो आखिरी शासक था वो काफ़ी क्रूर शासक कहा जाता है, औरंगजेब, जिसका टाइम पीरियड था 1658 से लेकर के 1707 तक का। ये दूसरा शासक है जिसका 49 साल का शासन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो देखिए, ये है उस समय का भारत का नक्शा। ये जो हरा आ रहा है ये सब मुगलिया सल्तनत है। इसमें देख सकते हैं कि उस टाइम कितनी, मतलब लगभग पूरे भारत में ही मुगलिया सल्तनत थी, अगर इस नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें तो। और तो लगभग हर जगह पर है, और ये छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो जो सबसे पहला शासक आता है वो मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर के 1530 तक का था। और इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था, यानी 14 फरवरी 1483। इसका जो स्थान, जन्म स्थान है वो फरगना में है, फरगना जो कि काबुल में है। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्वितीय, उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। इसकी माता का जो नाम था कुतलुग निगार खानुम है ये, ठीक है, कुतलुग निगार खानुम इसकी माता का नाम था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। बाबर बचपन से ही आसपास के छोटे मोटे शासकों पर शासन करना चाहता था। जब वो 14 से 15 साल का था तभी हमारे इतिहासकार बताते हैं कि उसने 250 से लेकर के 400 तक की सेना बना ली थी, ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं। उसने इसके बाद कई शासकों पर चढ़ाई की और इसमें उसे हार भी मिली, लेकिन अंत में काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था वो। अब इसके बाद 1526 से पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी। 1526 से पहले हमारे जो यहाँ पे हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत थी, ओके। जिसका अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड था 1517 से लेकर के 1526 का। इसका एक भाई था दौलत खान लोधी। वैसे तो इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी को लाहौर की सूबेदारी सौंप रखी थी, मगर दौलत खान को लाहौर की सूबेदारी रास नहीं आ रही थी। वो अपने भाई इब्राहिम लोधी की गद्दी हथियाना चाहता था। तो उसने एक पत्र काबुल में बैठे बाबर को लिखा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो,
बाबर को दौलत खान लोधी का लालच आता है कि तुम इब्राहिम लोधी को मारो और दिल्ली लूटो। वैसे भी बाबर उस समय का बड़ा लुटेरा माना जाता था और मंगोलियन की तरह आक्रमण करता था, अचानक और बड़ी संख्या में सेना के साथ। वैसे ही लोग उसकी सेना देख के घबरा जाते थे, इतनी बड़ी सेना होती थी उसकी। बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी मारा जाता है, क्योंकि वैसे भी सारे भेद तो दौलत खान लोधी बता ही देता है। तो इस कारण बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी मारा जाता है, जिसे पानीपत की लड़ाई यानी पहली लड़ाई कहा जाता है, लड़ाई प्रथम कहा जाता है 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर, एक मिनट। पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526। 1526। वैसे तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना ढंग से। ओके, इसके बाद क्या होता है कि बाबर ने अपनी बायोग्राफी बाबरनामा में लिखा था कि उसे हिंदुस्तान में दौलत खान लोधी ने बुलाया था। उसने उसमें यही भी लिखा है कि रुकने का कारण हिंदुस्तान की जलवायु है। वैसे यहाँ लिखा है, मैंने फालतू में लिख दिया। हाँ, तो उसका जो रुकने का कारण था वो था हिंदुस्तान की जलवायु। उससे पहले वो अफगानिस्तान की काबुल की बंजर जन्मभूमि पर रहता था, वहाँ से आया था। कई तथ्य ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया कि बाबर पहली बार 1519 में भेरा में आया था, जहाँ उसने पहला आक्रमण किया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कई इतिहासों किताबों में लिखा हुआ है। तो ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, इस कारण मैंने इसे यहाँ पे नोट कर दिया, तो इसे भी आप लोग याद रखना। दूसरी लड़ाई खनवा में 1527 में हुई थी। ये लड़ाई राणा संगा से हुई थी। ये राणा संगा। ओके, तो तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो चंदेरी में 1528 में हुई थी। चंदेरी में मेदिनी राय ये हैं जो मेदिनी राय, इनसे हुई थी। इनका किला काफ़ी ऊंचाई पे था, लेकिन फिर भी जहरुद्दीन बाबर ने इनका किला भेद लिया था। और जो चौथी लड़ाई थी वो 1529 के घाघरा युद्ध में हुई थी, जिसे 1529 का घाघरा युद्ध कहा जाता है। ओके, कहा जाता है जो घाघरा युद्ध हुआ था ये अफ़गानी फोर्सेस के बीच हुआ है। मतलब उस टाइम ज़मीन और पानी सब लाल हो गए थे। ये ऐसी खतरनाक लड़ाई थी। और इस लड़ाई में तोपों का भारी मात्रा में प्रयोग हुआ था। वो युद्ध में गड्ढा खोद देते थे, जिसमें उनकी उसकी सेना घुस जाती थी। यानी कि जो बाबर की जो सेना थी ना, वो तोपों से युद्ध करती थी, तो वो गड्ढे खोद दिया करते थे और उसमें घुस जाते थे और फिर आगे तोपों से युद्ध किया करते थे। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर को वैसे जो इसकी मृत्यु किसी बीमारी या किसी वैसे कारण से नहीं हुई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो इसका सैनिक था, बाबर का जो सैनिक था, उसी का एक तोप का गोला इसके ऊपर गिर गया था और उसके तोप पे गोला गिरने से ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर को पहले आगरा में दफन किया गया था और फिर इसे काबुल में दफनाया गया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में सबसे जो शक्तिशाली राजा था कृष्णदेव राय, इन्हें सबसे शक्तिशाली राजा बताया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन उनकी जो ऑफिशियल भाषा बोली जाती है वो फ़ारसी मानी जाती है। बाबर ने खुद को तुर्की कहा था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में भी अगर आएगा तो यही आपको लिखना है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी
हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, तो इसे याद रखना। और बाबर बाद में काबुल में दफना दिया गया था कृष्ण देव राय। ये जो थे इनको बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा भारत का घोषित किया था। मतलब इनके हिसाब से ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। विजयनगर एम्पायर था इनका। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं हुमायूं का जो टेन्योर था वो था 1530 से लेकर के 1540। फिर इसे देश छोड़ के भागना पड़ा था और ये दोबारा लौट कर आया था 1555 में। फिर एक साल बाद ये 1556 में मारा गया था। हुमायूं की वैसे मैंने बताया कि इसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। जिस साल यह गद्दी पे बैठा था उसके अगले साल ही एक युद्ध हो गया 1531 में, जिसे हम देवरा के युद्ध से जानते हैं। यह युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ था जिसे हुमायूं ने जीत लिया था। इसके बाद शांति चैन से सब कुछ चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ सही था। फिर उसने उसी टाइम एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था दीनपत शहर। ये और एक पुस्तकालय भी बनवाया था जिसे हम शेर मंडल के नाम से जानते हैं। इतिहासकार की कई किताबें बोलती हैं कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था और कई किताबें बोलती हैं कि इसे हुमायूं ने बनवाया था। खैर ये डिस्प्यूट है, तो ऐसे डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो इस पे इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1539 में एक युद्ध हुआ चौसा चौसा, जिसमें शेरशाह सूरी, ये युद्ध भी शेरशाह सूरी ने किया था। और पहली हार से सबक लेकर इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। हुमायूं भागा भागा कन्नौज पहुंचता है। इस युद्ध के बारे में भी काफ़ी कुछ रोचक है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बादशाह हुमायूं को मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है, और शेरशाह को इस लड़ाई पर पराजित करना आसान नहीं है। इसी कारण उसने अपने भाइयों को इस युद्ध में शामिल करने का मतलब कोशिश करी थी, लेकिन इसके जो भाई थे उन्होंने इसके साथ शामिल ना होकर के उल्टा हुमायूं को युद्ध की तैयारी में रुकावट डालनी शुरू कर दी। तो इससे और भी दिक्कत हो गई। अब ये बात जब शेरशाह सूरी को पता चली तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए शेरशाह सूरी अपनी सेना लेके कन्नौज आ जाता है और गंगा के किनारे अपना पड़ाव डालता है। इतिहासकार के मतों के अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों सेनाओं की संख्या लगभग 2 लाख थी। दोनों सेनाएं लगभग एक महीने तक बिना युद्ध किए वहीं पर अपना पड़ाव डाले रही। शेरशाह को इस बात की कोई हानि नहीं थी, परंतु हुमायूं की सेना के सिपाही धीरे धीरे उसके साथ छोड़कर चले जा रहे थे। इसी कारणवश हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध को प्रारंभ करना ही उचित समझा। इस युद्ध में अफगानी सेना ने हुमायूं की सेना को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, क्योंकि उसने जो उसके सैनिक थे इस युद्ध में डटकर नहीं लड़ पा रहे थे। वो मतलब हुमायूं के सैनिकों को जब उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया था तो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी, खाना पीना नहीं उनको मिल पा रहा, तो इस कारण वो ऐसे ही छोड़ कर जा रहे थे। तो ये बात शेरशाह सूरी को पता चल गई। हुमायूं की सेना 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी की सेना के आगे हार गई। ओके। फिर क्या होता है कि अफगान सेना ने भागती हुई मुगल सेना को नदी की ओर पीछा किया, कई सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद बहुत क्षति हुई। बहुत से मतलब जो मुगल सैनिक थे नदी में डूब गए। कन्नौज की लड़ाई में मुगल और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में थे। कामरान के बारे में बात करेंगे डिटेल से। अभी फ़िलहाल अगर मैं बताऊंगा तो फिर हुमायूं की कहानी अधूरी रह जाएगी, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, याद रखेंगे। कन्नौज के युद्ध के पश्चात ही हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और दिल्ली का राजा शेरशाह सूरी
आधिकारिक रूप से हो गया था। इस हार के बाद मुगल साम्राज्य का जो साम्राज्य था वो पहला अंत हुआ था 1540 में। जैसा कि हमने देखा थी वो 1530 से 1540 तक रहा था, फिर उसे भागना पड़ा था। तो बेलग्राम का ये युद्ध था। इस युद्ध में जो 17 मई 1540 को 17 मई का जो पराजित हुआ था, इसके बाद बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ऐसा पहला शासक बिहारी मुसलमान था जो पहली बार गद्दी पर बैठा था। ओके, इस बात को याद रखना। ये लोधी साम्राज्य की शुरुआत थी, दूसरा पठान था लोधी साम्राज्य के बाद। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। लोधी साम्राज्य के बाद ये दूसरा पठान था, पठान साम्राज्य था। ओके, बिहारी जो बिहारी मुसलमान था, ये दूसरा पठान था। इसके बाद जब वो भाग जाता है 1555 में दोबारा लौट कर आता है, लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया और अगले साल 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। ये वैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ से गिरा था, तो इसे याद रखने में कोई जैसे दिक्कत तो नहीं है, इसे आप याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। इसके बाद जो शुरुआत होती है वो पहला जो शासक जिसने 49 साल शासन किया, अकबर के शासन की शुरुआत होती है। अकबर की जब गद्दी पर बैठा था तो मात्र 14 साल का था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतने ही। और अकबर के बाद जो भी शासक आए, जैसे कि जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।